हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल क्या है पॉलिटिकल में चर्चा की थी कि 1909 के भारत शासन अधिनियम के बाद किस प्रकार का घटनाक्रम था वो 1919 के अधिनियम तक चला था। ठीक है, उसमें एक दो पॉइंट रह गए थे, उसके बारे में आज फिर चर्चा करते हैं और उसके बाद में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया क्या कि 1909 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। 1909 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, जिसे लाने वाले व्यक्ति कौन से थे, मार्ले मेट्रो। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मार्ले मेट्रो अधिनियम कहा गया था। और इसके जो क्या 1908 में ये क्या ब्रिटेन की संसद में पेश किया था और 1909 में इसे पारित किया गया था, जिसे क्या मार्ले मेट्रो सुधार या मार्ले मेट्रो नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या है, हाँ, मार्ले मेट्रो के नाम से क्या इसको जाना गया था। ठीक है, 1909 के भारत शासन अधिनियम के बारे की बात करते हैं तो इसे मार्ले मेट्रो सुधार या इनाम जल। इसके बारे में 3 कहावतें आई थी कि मेट्रो ने मार्ले को पत्र लिखा कि हम नाग के दांत बोले जिसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा। और आर से मौजूदा ने कहा था कि यह क्या है, अधिनियम जो क्या है चंद्रमा की चांदनी के समतुल्य है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस अधिनियम ने क्या एक ही दिन में क्या है जो पाकिस्तान है वो खड़ा कर दिया, क्योंकि इस अधिनियम के तहत क्या सांप्रदायिक निर्वाचन की भारत में प्रथम बार क्या शुरुआत हो गई थी और आंशिक रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात यह कर रहा था। ठीक है, सांप्रदायिक क्यों, 5-5 सीटें क्या है जो प्रांतीय विधान परिषदों में क्या है मुस्लिमों की सीटें क्या है आरक्षित कर दी थी, इसलिए कहने लगा कि हम क्या है हिंदू मुस्लिम अलग राष्ट्र की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने क्या है अधिनियम पढ़ा था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 1911 में जो जॉर्ज पंचम था वो गुलामी के समय आया था, महारानी का बेटा था, गुलामी के समय भारत पहुंचने वाला अधिकारी था, ब्रिटेन शासक था, वो गुलामी के समय भारत आया था। और 1917 में क्या है अपने के द्वारा क्या है राजधानी का जो परिवर्तन था वो किया था, यानी राजधानी पहले मुंबई हुआ करती थी, बाद में राजधानी अपने कहाँ लाए थे, दिल्ली लाए थे। इसके बाद में 1914 में बीपीएल को जेल भेजा गया, यानी विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और क्या है विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और क्या विपिन चंद्र, इनको क्या है जेल भेजा गया था। और उन्होंने क्या है जेल से तिलक के द्वारा क्या है कौन से तिलक को मांडली जेल में रखा था, वहाँ से इन्होंने क्या गीता रहस्य लिखा था और इन्हीं के द्वारा क्या है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध का अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा नारा दिया गया था। ठीक है, तो 1914 में ये वापस आते हैं। ठीक है, 6 वर्ष के कारावास के बाद छूटते हैं और क्या वापस इनका क्या भारत में आगमन होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत में क्या है आगमन होता है। महात्मा गांधी है वो अफ्रीका गए थे और वहाँ से क्या है 9 जनवरी 1915 को क्या है वापस आए। ठीक है, वहाँ गए तो हो गए केवल 1 वर्ष के लिए थे, लेकिन क्या उन्होंने 20-22 वर्ष का उन्हें समय लगा था और 20-22 वर्ष के समय के बाद क्या वो वापस क्या भारत में आते हैं। अब मैंने इसके बाद में आपको बताया गया था कि महात्मा गांधी का जन्म है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताया था कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था, कौन सा था, इनके पिताजी करमचंद और माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। ठीक है, मोहनदास इनका क्या है बचपन का नाम था और गांधी इनकी जातीय उपाधि थी। और रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए थे तो उनके द्वारा इन्हें क्या महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा उनको कहा जाता है तो देश के राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोक कल्याण कार्य के लिए क्या है हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए उन्हें, क्योंकि गांधी जी के हमेशा इन कार्यों के लिए तैयार रहते थे, इसलिए क्या उन्हें महात्मा की जो क्या उपाधि है वो दी गई। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया गया कि महात्मा गांधी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1887 आए, यानी 1887 में कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड गए थे। ठीक है, इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। वहाँ से 1891 में ये क्या ब्रेस्ट्री की परीक्षा पास करके वापस भारत पहुँचते हैं। जब ये भारत पहुँचे तो उसमें क्या भारत में क्या है फ्रांसीसी कंपनी का मालिक था, वो कह रहा था कि आप क्या मेरी कंपनी के केस हो रखा है उसके लिए आप पैरवी करें। ठीक है, तो 1893 में वापस जो है महात्मा गांधी वो अफ्रीका गए थे। वहाँ पर गए तो क्या थे, वो केवल और केवल क्या केस लड़ने के लिए गए थे कि मैं इस केस को लड़ूंगा और जीतने क्या वापस आ जाऊंगा, लेकिन वहाँ वो क्या लगभग 22 वर्ष का समय उन्होंने क्या व्यतीत किया था और 9 जनवरी 1915 को उनके वो क्या है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इन्हें महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर है तो क्या बंगाली, एक ब्राह्मण थे, बंगाली थे, उनके द्वारा क्या है भारत का जो राष्ट्रगान है वो लिखा गया था, जनगण मन है वो इन्हीं की देन है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद 1893 में वो कंपनी के लिए 9 जनवरी 1915 को वो वापस भारत आते हैं। वापस भारत आने के बाद 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ में क्या अधिवेशन था, लखनऊ कहाँ यूपी में पड़ता है, उसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो वहाँ पर महात्मा गांधी को बुलाया गया था और गांधी जी वहाँ पर गए थे। गांधी जी वहाँ पर जाने के बाद गांधी जी ने वहाँ अपना स्पीच दिया था। तो वहाँ एक व्यक्ति था, राजेंद्र शुक्ल नाम का व्यक्ति था, वो भी क्या उस जनसभा में आया हुआ था। उसने सोचा कि यह व्यक्ति है जो हमारे लिए कुछ हितकर कर सकता है, यह व्यक्ति क्या है जो हमारे लिए कुछ कर सकता
सकता है। तो उन्होंने क्या है गांधी जी से मुलाकात की थी और गांधी जी से कहा था कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो गांधी जी ने कहा था कि आप बताएं आपके क्या व्यर्थ है। तो उन्होंने क्या है बिहारी था, ठीक है, वो कौन सा था, बिहारी था, ठीक है, इसमें आते टाइम विल रहा था तो बिहारी था। उन्होंने कहा था कि हमारे क्या है जो अंग्रेज़ जो शासक है, अंग्रेज़ जो अधिकारी है वो हमारे क्या नील की खेती करने के लिए बाध्य करते हैं और हमें क्या अपनी खेती के ज़मीन है उसके 2/3 हिस्से पर क्या है जो नील की खेती करना बाध्यकारी है, यानी इसे तिनकटिया कानून कहा गया, 3/20 भी इसे कहा जाता है, यानी तिनकटिया कानून कहते हैं। तो वो हमें करने के लिए बाध्य किया हुआ है। तो गांधी जी थे वो क्या प्रॉपर इनकी जो बिहारी वो व्यक्ति कहता है बिहारी था, गांधी जी प्रॉपर उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि सर्वप्रथम आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएं जो क्या है अंग्रेजी, हिंदी और बिहारी तीनों भाषाएं जानता हो। तो राजेंद्र शुक्ल नाम के व्यक्ति ने क्या प्रथम बार भारत के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति से इनके गांधी जी की मुलाकात करवाई थी और गांधी जी उनसे मिलते हैं और गांधी जी कहते हैं कि आप बताएं इनकी व्यथा क्या है। तो वहीं पर क्या थे जे.बी. कृपलानी थे, वहीं पर क्या थे जे.बी. कृपलानी थे, वो भी इनसे मिलते हैं जो झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। जे.बी. कृपलानी क्या है झंडा समिति का क्या है अध्यक्ष बनाया गया था। जे.बी. कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनके द्वारा क्या वहाँ के जो किसान थे उनकी क्या व्यथा गांधी जी को सुनवाई गई थी। गांधी जी ने वहाँ की व्यथा सुनकर भयभीत हो गए थे। तो गांधी जी ने कहा था कि मुझे उस क्षेत्र में ले जाया जाए जहाँ पर क्या ये नील की खेती करवाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये किसान जो है नील की खेती करते हैं उस क्षेत्र में मुझे ले जाया जाए। तो गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी उस क्षेत्र में लेकर गए थे, लेकिन वहाँ का जो जिलाधीश था उसने क्या अंदर जाने से मना कर दिया कि आप क्या नील की खेती नहीं देख सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा तो हम तो जाएंगे। गांधी जी ने कहा मैं तो जाऊँगा, ठीक है। गांधी जी क्या है जबरदस्ती वहाँ अंदर ले गए थे और वहाँ पर जाकर वहाँ देखा था, उनकी व्यथाएं सुनी थी और व्यथाएं सुनने के बाद गांधी जी ने कहा ये कौन सा है चंपारण सत्याग्रह है, बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ चंपारण गांव है, वहाँ पर इनके द्वारा क्या सत्याग्रह किया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था आप क्या नील की खेती के लिए इनको बाध्य नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हम तो करेंगे। तो गांधी जी ने कहा तो देखिए मैं सत्याग्रह कर दूंगा, ठीक है। तो प्रथम बार सत्याग्रह किया था और ये क्या सफल हुए थे। तो उन्होंने क्या है नील की खेती करने से क्या बाध्य को हटा दिया था कि क्या जो करना चाहिए करें, न करना चाहिए न करें। इस प्रकार सत्याग्रह की प्राप्ति के लिए क्या प्रथम बार प्रयास में सफल हुए। तो गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रह से क्या है हम अपने बातें मनवा सकते हैं, इससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, कुछ नुकसान अहिंसा भी नहीं होगी और क्या है अहिंसा के माध्यम से हिंसा भी नहीं होगी, अहिंसा के माध्यम से क्या अपने हम जो क्या है सारे कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। क्यों अंग्रेज डर गए थे, ठीक है। इन्होंने सोचा कि अगर ये कुछ कर देंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। तो इस प्रकार सत्याग्रह यानी सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, यानी सत्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहन करना, कितने दिनों तक करें, ठीक है। कष्ट सहन इनके द्वारा किया गया था और ये सफल हुए थे। इसके बाद में गांधी जी के द्वारा क्या फिर अहमदाबाद का मिल मालिक था। अहमदाबाद का मिल मालिक कौन सा था, अंबालाल साराभाई था। और इधर कौन सा था, इसका चाचा था, अंबालाल साराभाई का चाचा था इंदुपाल याग्निक है। इंदुपाल याग्निक ने कहा गांधी जी को क्यों यहाँ के अहमदाबाद जो मिल मालिक थे, ठीक है, कपड़ा मिल थी उसके मालिक थे और उनके कर्मचारियों के बीच में मतभेद हो गया था। उन्होंने कहा था कि आप हमारा वेतन बढ़ाएं, कर्मचारियों ने कहा था, लेकिन मालिक ने मना कर दिया, बोले आप और कहीं जाओ तो जा सकते हो लेकिन हम आपका वेतन नहीं बढ़ाएंगे। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। तो कर्मचारी अनशन पर बैठ के थे लेकिन इन्होंने बातें हैं इनकी माने नहीं। तो इंदुपाल याग्निक ने कहा गांधी जी को किया, क्योंकि ये अपने मित्र थे आपस में, उन्होंने कहा था कि आप इनके लिए भी कुछ करें। तो गांधी जी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर क्या है अनशन किया था कि मैं जब तक इनको क्या है इनकी मांगे मान नहीं जाती तब तक न तो मैं सवारी ग्रहण करूंगा और क्या है न जल ग्रहण करूंगा न खाना खाऊंगा। तो गांधी जी की दूसरे या तीसरे दिन क्या बातें मान ली, इन्होंने 25% से इनका जो वेतन था वो 35% कर दिया और ये अनशन भी क्या है उनका द्वारा सफल हुआ था। इसके बाद में तीसरी बार खेड़ा सूरत का एक गांव है, गुजरात जिले में सूरत का एक गांव है, खेड़ा है। वहाँ के जो किसान थे उनकी स्थिति क्या दयनीय थी, ठीक है। बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लेकिन फिर भी वहाँ के जो अंग्रेजी मालिक थे, जो अंग्रेज शासक थे, वो इन्हें कह रहे थे कि आप क्या हमें टैक्स दें, आप हमें क्या है जितने भी आपकी ज़मीन पर क्या हुआ है उसका क्या हमें एक हिस्सा हमारा पहुँचाएं। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ हुआ ही नहीं है तो कहाँ से दे। तो लोग बहुत ही भयंकर मर रहे थे, ठीक है, भयंकर उनकी दयनीय स्थिति देखनी थी, ठीक है। लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे और क्या लोग कुपोषित हो गए थे, बच्चों का लगातार देहांत हो रहा था, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही थी। तो वहाँ पर क्या थे वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या गांधी जी को कुछ सूचनाएं भेजी गई। तो वहाँ पर गांधी जी गए थे और गांधी जी ने जाकर वहाँ की स्थिति देखी और वहाँ पर सक्रिय योगदान रहा। और गांधी जी ने क्या है उस क्षेत्र में जहाँ गवर्नर की कोठी थी उस गवर्नर की कोठी पर गए और कहा कि आप कहे ऐसा न करें, इनसे कर न ले। तो उन्होंने कहा क्यों हम क्यों न ले, हम तो कर लेंगे, क्यों पैसों से किसको नुकसान है, ठीक है। पैसा जिसके पास ज़्यादा हो वो ज़्यादा की लालच करता है, कम हो वो
वो तो लालच करेगा ही करेगा। तो अंग्रेजों के पास पैसा था, लेकिन फिर भी वो क्या ज़्यादा पैसा की डिमांड कर रहे थे कि हमें तो जितना है उतना दे। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं सत्याग्रह करूंगा। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में जानते थे कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो गांधी जी के गवर्नर की कोठी पर वहाँ के किसान और के जो वल्लभ भाई पटेल है उनके साथ गए थे और उनसे कहा था कि आप ऐसा नहीं करें। तो गवर्नर मान गया था, क्यों, उसे डर था कि अगर गांधी जी ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो हम आगे भी यहाँ कोई कार्यप्रणाली नहीं लागू कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि आप अपने जो छत है यानी आपकी कोठी है उसकी छत पर जाइए और अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो व्यक्ति कर देना चाहे वो कर दे और जो न देना चाहे तो न दे। ठीक है, तो गवर्नर अपनी कोठी पर गए थे और उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया था कि जो व्यक्ति कर अपनी इच्छा अनुसार कर देना चाहे दे सकता है, जो न चाहे न दे। तो उनमें क्या 2 व्यक्ति निकल कर आए थे, उनके द्वारा कहे कि जिनका 25% हिस्सा आरक्षित है वो कर दे सकता है। ठीक है, तो 2 व्यक्ति निकल कर आए, उन्होंने कहा था कि हमारी जो भूमि है उस पर जो कृषि हमने की है उसका 25% हमें आज भी सुरक्षित है, तो हम इसका देने के लिए आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नर ने मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आप ही जा सकते हैं। इस प्रकार ये भी सत्याग्रह संपन्न हुआ था, सफल हुआ था। इस सत्याग्रह के सफल हो जाने के बाद गांधी जी के द्वारा क्या वल्लभ भाई पटेल थे उनको क्या सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले उनको सरदार नहीं कहा जाता था, उन्हें केवल वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था, लेकिन गांधी जी के द्वारा क्या है उन्हें सरदार की जो उपाधि है वो प्रदान की गई। ठीक है, एकमात्र सरकार के विरोधी सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था 1918 में। 1919 में क्या है, सिडनी रोड की अध्यक्षता में 19 मार्च 1919 को कौन सा आया था? रोल्ट एक्ट आया था, जिसकी अध्यक्षता सिडनी किसने की थी? फ्रेंच सिडनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या है अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला था, इसमें क्या है अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन भारतीय सत्ता का परिवर्तन होने वाला था। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होने वाली थी, अंग्रेजों को पता था कि क्या विरोध करेंगे। ठीक है, ये आपस में जहाँ इकट्ठे होंगे तो कुछ न कुछ बात करेंगे, लेकिन उनकी क्या स्थिति, जो भारतीयों की स्थिति क्या है उसमें बहुत दयनीय थी। प्राचीन जो फिल्में कई देखते हैं, ठीक है, जैसे कई फिल्में हम देखते हैं भगत सिंह की, ये जो 26 जनवरी 15 अगस्त को आती है, तो इन फिल्मों में इनकी ये कंडीशन सारी दिखाई जाती है किस प्रकार सिडनी की अध्यक्षता में क्या रोल्ट एक्ट आया था। ठीक है, इनके द्वारा सिडनी प्रेस की अध्यक्षता में क्या रोल्ट एक्ट आया था, उनका क्या है नरसंहार जो क्या भारतीयों का किया गया था। ठीक है, तो भारतीयों की जो क्या स्थिति दयनीय थी, उनको क्या खाने के लिए कुछ नहीं था, वही भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा था। ठीक है, भूखमरी थी, महामारी से मर रहे थे, उस प्रकार के कई प्रकार की घटनाएं थी। लेकिन क्या है अंग्रेजों ने इनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज साथ नहीं देंगे तो हम परिवर्तन करेंगे, हम क्या है परिवर्तन करें, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो अंग्रेजों को इस चीज़ का डर था, तो उन्होंने क्या है सिडनी रोड की अध्यक्षता में 2 पेश संसद में पेश किए थे, जिसे एक को 19 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट के नाम से पारित किया गया था। और इसमें क्या है उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति जहाँ पर दिखाई दे, जो व्यक्ति का कहीं पर 2-3 व्यक्ति इकट्ठे दिखाई दे, उनको पकड़ो जेल में डाल दो। ठीक है, वो न कुछ बोल सकता है न कुछ कर सकता है। तो मोतीलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि इस अधिनियम ने क्या है, ये जो अधिनियम है न वकील न दलील और न अपील की संज्ञा दी थी। ठीक है, कौन से अधिनियम को मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या है न दलील न वकील और न अपील की संज्ञा दी थी? तो 19 मार्च 1919 का जो रोल्ट एक्ट था उसे क्या है उनके द्वारा, और गांधी जी ने कहा था यह अधिनियम क्या है, इस अधिनियम को काला कानून कहा था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा क्या है यह जो अधिनियम था इसको क्या कहा था, काला कानून कहा था। इसके बाद की घटना है ये 19 मार्च 19 को, इसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में रोल्ट एक्ट के विरोध में क्या है जो भारतीय जो लोग थे वो वहाँ पर क्या इकट्ठा हो रहे थे, वहाँ पर आ रहे थे कि यह रोल्ट एक्ट है इसको वापस लिया जाए। क्यों, इसमें जेल में डाल देते हैं तो पता भी नहीं चलता कौन से व्यक्ति को जेल में डाला है, कहाँ पर है वो। ठीक है, काला कानून इसलिए कहा किसी को पता नहीं चलता था कौन सी जेल में है, किस लिए उसको प्रतिबंध किया है, कितने दिनों तक रहेंगे, कोई नहीं पता था। तो क्या है जो भारत के जो पंजाब में है जलियांवाला बाग है, ये जगह है, वहाँ पर क्या है जो लोग इकट्ठे हो रहे थे और क्या इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो एक तो क्या जनरल अनडायर था, एक क्या था जनरल ओडायर था। ठीक है, तो जनरल ओडायर वहाँ का कमिश्नर था और गवर्नर था, और जनरल अनडायर वहाँ का क्या था कमिश्नर था। ठीक है, तो जनरल अनडायर ने क्या है ओडायर को कहा कि यहाँ पर क्या लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप प्रतिबंध करें। तो जनरल ओडायर ने वहाँ के लोग जो आ रहे थे उनको क्या है कहा था कि आप यहाँ पर इकट्ठे न हों, लेकिन लोगों ने यह बात नहीं मानी, तो वो क्या है लगातार वहाँ पर क्या इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, लगातार इकट्ठे हो रहे थे, लगभग जब 20,000 के जो लोग हैं इकट्ठे हो गए, 20,000 संख्या में लोग जब वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, तो जनरल ओडायर ने जनरल अनडायर को कहा कि इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। उसमें लगभग शाम का 3:30 बजे का समय था, यह सूचना जब पहुँचाई थी, तो जनरल अनडायर है जो पुलिस कमिश्नर था वो वहाँ से क्या है
जो अपना स्थान था वहाँ से क्या है एक 1500 कारतूसों की क्या है एक टुकड़ी लेकर आया था, एक क्या है ट्रक लाया था जिसमें क्या 1500 कारतूसें लदी हुई थी। वो 1500 जो स्टेन गन या मशीनें जो हुआ करती थी उनके पास गोलियों से भरी, वो लेकर आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें क्या आज भी जब जाते हैं जलियांवाला बाग तो देखिएगा कि उसमें क्या 7.5 फीट का ऊंचा दरवाजा है, 7.5 फीट का ऊंचा दरवाजा है और 2.5 फीट का क्या चौड़ा दरवाजा है। उसमें क्या है वो ट्रक में लाए थे वो कारतूसों को, उसके बैक साइड में लगा दिया गया, उसके गेट के सामने लगाया था और लगातार जनरल अल्डायर ने घोषणा की थी कि लगातार गोलियां बरसाती रहे, जब तक गोलियां बरसती रही, जब तक क्या प्रत्येक व्यक्ति मारा न जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर क्या मार दिया गया था। जब ये जनरल अल्डायर ने वहां पर प्रवेश किया तो वहां पर क्या है राजेंद्र शुक्ल नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या है भाषण, राजेंद्र शुक्ल नहीं हंसराज नाम का व्यक्ति क्या है भाषण दे रहा था वहाँ पर स्टेज पर, हंसराज नाम का व्यक्ति भाषण दे रहा था। कई फिल्मों में मैंने देखा है, ठीक है। ये जो वृत्तांत है वो वैसे के वैसे दिखाया जाता है फिल्मों में, क्या है कई फिल्मों में ऐसे कैसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। हंसराज नाम का व्यक्ति था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो क्या भाषण दे रहे थे, उनको क्या गोली मारी और उन्हें मार दिया गया, ठीक है। सभी लोग क्या है मर गए थे, लोग कराते रहे, 2 दिनों तक लाशें वहीं पर पड़ी रही, ठीक है। 2 दिनों तक क्या है लाशें जो थी वो क्या है वहीं पर पड़ रही है, किसी ने उनके बारे में जाना नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, वो लाशें वैसी सड़ गई, वैसे लोग मार रहे थे, ठीक है। वहां पर एक उधम सिंह नाम का व्यक्ति था, आपने सुना होगा उधम सिंह चौक बनाए गए विभिन्न जगहों पर, क्या है स्वतंत्र सेनानियों की अगर बात करते हैं तो उधम सिंह का नाम आता है, ठीक है। तो चौक बनाए गए हैं, तो उधम सिंह क्या है वहां पर था, उसी को भी उसके माता पिता भी क्या वहां पर मार दिए गए थे, ठीक है। वो बच्चा रात को पूरी रात रोता रहा और अपने माँ बाप को ढूंढता रहा, वो जिंदा बच गया था। तो उसको क्या है अपने माँ बाप नहीं दिखे थे वहाँ पर, तो उस उधम सिंह ने क्या है उस छोटी सी उम्र में सौगंध खाई थी कि क्या मैं जनरल ओडायर की हत्या करूँगा। जिसने यह आदेश दिया है इन्हें मारने के लिए, जो जनरल ओडायर क्या था गवर्नर था और जनरल अंडायर क्या था पुलिस कमिश्नर था, ठीक है। कमिश्नर को यह आदेश दिया था, कमिश्नर ने गोलियाँ चलाई थी, जनरल ओडायर क्या है कि मैं उसकी हत्या करूँगा, जनरल ओडायर को क्या है मैं मारूंगा, ठीक है। हमने देखा होगा फिल्मों में जनरल ओडायर के भारत में था और वे कहे जो गए थे, ठीक है। जो उधम सिंह थे वो उसकी हमेशा उसको मारने के लिए तत्पर रहते थे। तो क्या है बुलेट पे कहीं बजा रहे थे, उधम सिंह सामने आया, उन्हें गोली मार दी और क्या है उन्हें सवरक से डाल दिया, ठीक है। सवरक के अंदर जहाँ पर गए उनकी क्या है हत्या की थी, ठीक है। जब सौगंध खाई थी उसको क्या है उन्होंने अंतिम पड़ाव तक क्या है उसको अपना पूरा किया था, ठीक है। तो इस प्रकार इतने लोग नरसंहार हुआ थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए उसको उनको क्या है जाना जाता है। वहाँ पर जाएंगे तो आज भी क्या वहाँ पर फोटो प्रतीत बनाए हुए हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, उधर उस साइड जाते हैं पंजाब की साइड में, तो वहाँ पर क्या है इनके जो इस वर्णन का है वो वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अब क्या है जनरल ओडायर ने इतनी हत्याएं करवाई थी, ठीक है। तो क्या है भारतीय जो जनता थी वो चुप तो बैठेगी नहीं, भारतीय जनता चुप नहीं बैठेगी, उसके ऊपर क्या कुछ न कार्य किया जाए, उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। इसके लिए क्या है उन्होंने भारतीयों ने क्या है फिर जो इकट्ठा हुए तो कहा था कि इसके ऊपर विरोध किया जाए, ठीक है। इनके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए। तो 2 कमेटियां बनाई गई थी, एक तो कौन सी थी हंटर कमेटी थी, ठीक है। एक कौन सी थी हंटर कमेटी और एक कौन सी तहकीकात समिति, ठीक है। हंटर कमेटी थी, इसने क्या है जनरल ओडायर के जो कार्य थे उसको क्या है अपनी कर्तव्य भावना से प्रेरित भूल बताया और इसे क्या है ब्रिटेन भेज दिया था। इसे क्या है ब्रिटेन भेज दिया कि आप अपने क्या है वहाँ पर जाएँ, अपने देश जाएँ, ठीक है। तो कौन सी थी वह कौन सी थी हंटर कमेटी थी। हंटर कमेटी ने क्या कहा था कि जनरल ओडायर क्या अपना कर्तव्य कर रहा था, कर्तव्य में क्या उससे गलती हो गई और इस गलती का क्या है उसको कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ड्यूटी पर था और इसने ये घोषणा कर दी, इसको नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या है सिंपल रिहा कर कहाँ ब्रिटेन भेज दिया। दूसरी कमेटी थी वो भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी। भारतीयों के दूसरी समिति थी वो कौन सी थी भारतीयों के द्वारा मदन मोहन मालवीय की समिति, ठीक है। मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय को जानते हैं अपने भारतीय थे। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दूसरी समिति बनाई गई, कौन सी थी तहकीकात समिति है, ठीक है। तहकीकात समिति है, इस समिति में क्या है फंड लिया गया था। इस समिति में थे एक तो क्या है उनकी जाँच की जाएगी, दूसरी क्या है ठीक है जिसमें क्या है तिलक कोष के माध्यम से क्या जो एसआई परिवार थे, ठीक है, तिलक कोष बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें तहकीकात समिति रखी गई थी, यानी तहकीकात करेंगे इस मुद्दे की। दूसरा कौन सा था तिलक कोष बनाया गया था। इसमें क्या जो एसआई गरीब या जो क्या है जिनका सब कुछ उजड़ गया था उनको लिए थोड़ा उसको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। उनको क्या है कुछ खाने के लिए और कुछ वस्तुएं उनको क्या उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। ऐसे परिवार है को पेंशन और क्या उनको कुछ अन्य जो प्रावधान है वो किए जाएंगे तिलक कोष के। तो तिलक कोष में सर्वाधिक जो पैसे थे वो राजस्थान के कौन से आते हैं जमनालाल बजाज के, सीकर के निवासी है जमनालाल बजाज के द्वारा क्या सर्वाधिक इसमें क्या डोनेट किया गया था, सर्वाधिक जो पैसे थे वो दिए गए थे। इन पैसों के द्वारा दिए गांधी जी ने इन्हें क्या अपना पंचम पुत्र बताया था, ठीक है। तो इसलिए क्या है जमनालाल बजाज को पंचम पुत्र कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचम पुत्र कौन थे, तो उन्होंने क्या है 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की थी। उस समय में क्या है उनके द्वारा क्या जो सीकर के निवासी
निवासी थे जमनालाल बजाज है, उनके द्वारा जो तहकीकात समिति के रूप में तिलक कोष बनाया गया था उसमें के 1 लाख रुपए दिए गए थे। इसलिए क्या है गांधी जी ने क्या है इन्हें जमनालाल बजाज को अपना पंचम पुत्र कहा था कि ये क्या मेरा क्या है 5वां क्या है पुत्र है। ठीक है, इस प्रकार ये जो घटना क्या है घटित हुई। ठीक है, इस प्रकार के है घटना जो घटित हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद में एक और आता है खिलाफत आंदोलन है। क्या आता है? खिलाफत आंदोलन है। ये तो हमें पता है 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसके बाद में कौन सा था? खिलाफत आंदोलन है। ये भी क्या 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो इस युद्ध में क्या है जर्मनी के जो थे, जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में क्या है तुर्की ने जर्मनी का अधिकार, ठीक है, तुर्की ने क्या जर्मनी का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो उसमें क्या जो तुर्की था उसने क्या है किसका साथ दिया था? जर्मनी का साथ दिया था। ठीक है, तुर्क में लोग जो मुसलमान लोग थे उन्होंने क्या है किसका साथ दिया था? जर्मनी का साथ दिया था। ठीक है, जर्मनी की हार के बाद क्या है अंग्रेजों ने तुर्की के जो क्या है जर्मनी हार के बाद क्या है जो अंग्रेजों के द्वारा क्या है तुर्की के जो मुसलमान थे उनके विरोध में क्या है कुछ अलग अलग घटनाएं की गई थी। उनको क्या है मुस्लिमों को शक्ति का व्यवहार किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है जो मुसलमान थे उनके द्वारा क्या है एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था क्या था? खिलाफत आंदोलन है। इसका नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन है। इसमें 2 धड़ बंट गए थे। एक तो क्या कांग्रेस थी और कौन सा था? एक था मुस्लिम था। एक क्या था? कांग्रेस थी। भारत में क्या 2 गुट बन गए थे, एक तो क्या कांग्रेस थे और क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक है, तो मुस्लिमों ने कहा कि आप क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि आपके विरुद्ध में हो रही है सरकार, जो अंग्रेज शासन है वो आपके विरुद्ध में हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था, मुस्लिम ने कहा था कि जैसा क्या है मुस्लिम लीग करेगा, जैसा क्या है कांग्रेस करेगा वैसा ही हम कर लेंगे। ठीक है, जैसा कांग्रेस करेगा हम क्या है वैसा ही कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कांग्रेस क्या कर रहा है? पता नहीं कांग्रेस क्या कर रहा है। तो इन दोनों की क्या गांधी जी के द्वारा, ठीक है, तो क्या है तो जब क्या है ये लोग हैं मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो गांधी जी के पास पहुंचते हैं और गांधी जी से कहा कि इस समस्या का समाधान कीजिए। ठीक है, हम एक होकर अगर इनसे लड़ेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? तो गांधी जी ने कहा चलो इसका क्या है इसका भी इलाज ढूंढते हैं। तो गांधी जी और लोकमान्य तिलक है, गांधी जी और लोकमान्य तिलक क्या दोनों मिलकर क्या वहाँ मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई में क्या चौकी है जो वर्तमान की अगर चौकियों की बात करते हैं कि आज मुहर्रम है, आज कौन सा है सफ़र है, आज उल है, ठीक है, आज बकरीद है, इसका निर्धारण कौन से? आज इतनवा चांद निकला है। ठीक है, मुस्लिमों को अगर मुहर्रम की कोई ताजी या कोई निकाले जाते हैं या किसी चांद के बारे में बताया जाता है तो कहाँ से निर्धारण करते हैं? तो वहाँ पहले तो क्या मुंबई में चौकी हुआ करती थी। तो गांधी जी ने कहा चलो हम मुंबई चलते हैं। लोकमान्य तिलक और गांधी जी क्या है चौकी पर पहुँचते हैं और वहाँ से क्या है दोनों की आपस में संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इधर कांग्रेस वाले बैठे थे, इधर कौन से मुस्लिम बैठे थे। दोनों आपस में प्रावधान कर रहे थे कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करें, हम अंग्रेजों को निपटने के लिए क्या करें। ठीक है, इस प्रकार ठीक है, तो एकता रूप में प्रथम बार क्या है इनकी वहाँ पर क्या इकट्ठे हुए थे। हिंदू और मुस्लिम क्या प्रथम बार एकता के रूप में वहाँ पर अंतिम बार हुए थे। इसके बाद कभी इकट्ठे नहीं हुए थे हिंदू और मुस्लिम। उसके बाद में इन्होंने एक अलग ही पहचान बना ली कि हम हिंदू है तो हम मुस्लिम बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो खिलाफ आंदोलन की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में कोर्ट चौकियाँ कितनी हैं? 2 है। एक तो क्या है मुंबई में है, दूसरा क्या है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में घोषित कर दिया गया है। दिल्ली से भी वर्तमान में क्या है मुस्लिम जो चांद दे करके इसका निदान जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के गांधी जी के द्वारा दोनों की संयुक्त बैठक मुंबई में करवाई गई थी चौकियों के द्वारा। उनका किया गया था कि आप अंग्रेजों के साथ क्या है हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस दोनों जब इकट्ठे हुए थे, ठीक है, जो ये जो क्या खिलाफत आंदोलन था इसमें सर्वाधिक योगदान किसने रहा था? अली बंधुओं का रहा था। अली बंधु यानी मुस्लिम थे, उनके काले पट्टे बांधते थे, चाकू रखते थे, जहां अंग्रेज दिखाई दे उनको मार देते। ठीक है, तो सर्वाधिक जो खिलाफत आंदोलन में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? अली बंधुओं का रहा था। ठीक है, जो अखिल भारतीय सम्मेलन था, इसके बाद अखिल भारतीय सम्मेलन था कब हुआ था? जो ये सम्मेलन था ये कहाँ वहाँ पर होता कौन मुंबई में हुआ था? कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अखिल भारतीय सम्मेलन दोनों का सम्मेलन था वो 1919 में हुआ था। अली बंधुओं के द्वारा सर्वाधिक इसमें योगदान दिया था, यानी जहाँ पर अंग्रेज दिखाई दे उनको मार दो, क्योंकि उनको भयभीत करना था कि अगर तुमने मुस्लिमों के साथ हिंदुओं और मुस्लिमों के संयुक्त संगठन के साथ अगर तुमने पंगा लिया तो तुम्हें परिणाम देखना होगा। तो वहाँ क्या जहाँ पर दिखते थे उन्हें वहाँ मार देते थे। ठीक है, तो इस अधिनियम के खिलाफ को महात्मा गांधी के द्वारा इस जो ये आंदोलन था इसको क्या कामधेनु की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? कामधेनु की। महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन क्या दी थी? कामधेनु की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने कहा था कि आने वाले 100 वर्षों में ऐसा क्या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नहीं देखा जाएगा, कि आने वाले जो 100 वर्ष है उनमें भी क्या है ऐसा दोनों का संयुक्त जो जमावड़ा है, संयुक्त अध्यादेश है वो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, तो ये बीच का थोड़ा सा घटनाक्रम था, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने क्या रोल्ट एक्ट तो बताया था कि 19 मार्च कल बता दिया था 19 मार्च 1919 को क्या आया था? रोल्ट एक्ट आया था। ठीक है, रोल्ट एक्ट ये तो बता दिया था। ठीक है, इसके बाद आज मैंने बताया आपको 13 अप्रैल, ये तो मोस्टली सभी को पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और तीसरा मैंने ये बताया था कि 1919 में क्या आया था? खिलाफत आंदोलन आया था। क्या था? खिलाफत आंदोलन है।
तो ये 3 घटनाएं बीच में कल और रह गई थी, तो इनके आज हमने डिस्कस किया है। पीछे वाला मैंने आपको रिपीट करवा दिया एक बार, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े सोचिए, ठीक है, कि किस प्रकार घटनाक्रम हुआ था। इन घटनाक्रम को अगर साथ में लेकर चलेंगे तो आपको कई चीज़ें आसानी से याद रहेगी, ठीक है। तो 1909 के बाद में ये घटनाक्रम चले थे। 1909 से पहले मैंने आपको बता दिया था, और 1909 के बाद में क्या है 1919 तक ये था। इसके बाद में आता है अपना 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो क्या है हम अगले सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।